अस्सलाम वालेकुम। कहानी नगर आपके लिए पेश करता है बचपन में सुनी गई दादी अम्मा और नानी अम्मा की कहानियाँ, पुरानी लोक दास्तानें, पुराने सच्चे वाकयात और बचपन में बुजुर्गों से सुनी गई ऐसी कहानियाँ जो जहन के किसी कोने में आज भी नक्श हैं। पहाड़पुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव को चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा था। गांव की आबादी बहुत कम थी। ये गांव एक दूर दराज इलाके में था। उस तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क थी। खास बात यह थी कि उस गांव में और आसपास की सारी जमीन बंजर थी। खेत और सब्जा बहुत कम था। दूर दूर तक कोई दरख्त और फसलें बहुत कम नजर आती। पूरे गांव में पीपल का एक ही बड़ा दरख्त था और उसका साया बहुत घना और ठंडा था। गर्मी के दिनों में उस साए में बैठने का बहुत लुत्फ आता था। लेकिन गांव का कोई भी शख्स उस दरख्त या उसके साए के करीब जाने की हिम्मत न करता था। उसकी वजह यह थी कि पीपल का यह पेड़ एक लालची बनिए के घर की दीवार के साथ उगा हुआ था। वो इस दरख्त को अपनी मलकियत समझता था और किसी को उसके साए में बैठने की इजाजत न देता था। गांव का धोबी हफ्ते में एक बार बनिए के घर से गंदे कपड़े इकट्ठे करके ले जाता था और उन्हें धो सुखाकर चंद दिन बाद वापस दे जाता। उसके बदले बनिया उसे थोड़ी सी रकम बतौर उजरत अदा कर देता। एक दिन धोबी ने बनिए के घर से कपड़े इकट्ठे करके अपने गधे पर लादे और फिर वापस चल पड़ा। ये दोपहर का वक्त था। सूरज सवा नेजे पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। सबका बुरा हाल था। धोबी जब बनिए के घर से बाहर निकला तो उसने पीपल के दरख्त का दूर तक फैला हुआ घना साया देखा। शदीद गर्मी के मौसम में ये ठंडी जगह देखकर धोबी का दिल मचल उठा। उसने सोचा, अगर मैं इस दरख्त के नीचे चंद लम्हे आराम कर लूं तो मजा ही आ जाए। ये सोचकर उसने अपनी चादर दरख्त के नीचे जमीन पर साए में बिछाई और उस पर पांव फैलाकर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा और साए में जल्द ही उसे नींद आ गई और फिर वो हराटे लेने लग गया। एन उसी वक्त बनिया किसी काम से घर से बाहर आया। धोबी को यूं बेतकल्लुफी से पीपल के साए में सोते देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने लात मारकर उसे बेदार कर दिया और चीखकर पूछा, तुम्हें इस जगह सोने की इजाजत किसने दी है? धोबी बेचारा हड़बड़ाकर उठ बैठा। बेचारा शर्मिंदा सा हो गया और फिर सर झुकाकर कहने लगा, जनाब, मुझे माफ कर दें, मैं काफी थका हुआ था। गर्मी भी बहुत है। पीपल का ठंडा साया देखकर मैं रह ना सका। मैं चंद लम्हे के लिए बैठा तो मेरी आंख लग गई। यह सुनकर बनिए को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने चीखकर कहा, यह जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि यह दरख्त मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी ठहरने रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, जनाब, मैं आपके कपड़े बरसों से धो रहा हूँ। मेरा बाप भी आपके घर की हिदमत करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपके दरख्त के साए में आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? अपने काम के बदले मुझे इतना हक तो मिलना चाहिए। धोबी ने बड़े ही मुद्दबाना अंदाज में कहा। यह सब सुनकर बनिया मजीद अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले में उजरत भी लेते हो। अरे तुम मुफ्त में ये काम नहीं करते। तुम्हें एक घड़ी भी इस दरख्त के साए में आराम करने का हक नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बनिए की ये बात सुनकर धोबी ने हैरत से पूछा, क्या तुम इस दरख्त के साए की भी कीमत मांगते हो? बनिया मुस्कुराते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक समझे। उसे रकम कमाने का एक नया तरीका सूझ गया था। धोबी ने पूछा, क्या कीमत है इस साए की? बनिया बोला, अगर तुम दरख्त का यह साया खरीदना चाहते हो तो तुम्हें सोने के 1000 सिक्के मुझे अदा करना होंगे। एक पाई भी कम नहीं। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरत के मारे उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए उसने सोचा और फिर कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तुम्हें इस साए के बदले में ज्यादा से ज्यादा सोने के 200 सिक्के अदा कर सकता हूँ। थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही। बनिया उस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम ईटने के चक्कर में था और धोबी उस दरख्त के ठंडे साए के बदले में बनिए को ज्यादा रकम देने के लिए तैयार न था। काफी बहस मुबाहिसे के बाद बिल आखिर धोबी उस पीपल के दरख्त के साए के बदले
सोने के 500 सिक्के अदा करने को तैयार हो गया। बनिए ने भी उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। वो खुश था कि मुफ्त में इतनी बड़ी रकम हाथ आ रही है। ये भी तय हुआ कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक माहिदा तहरीर किया जाएगा। धोबी पीपल के उस दरख्त के साए की कीमत बनिए को नकद अदा करेगा और दोनों इस माहिदे पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद पीपल के दरख्त का यह साया धोबी की मलकियत बन जाएगा। सारे मामलात तय होने के बाद धोबी सोच विचार में गर्क अपने घर आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत खुश था कि उसने धोबी को बेवकूफ बनाकर एक मोटी रकम हासिल कर ली है। ये रकम तो उसे मुफ्त में मिल रही थी। आखिर दरख्त के साए की कीमत ही क्या होती है? साया भी वो जिसके नीचे ना कभी वो खुद और ना ही उसके बीवी बच्चे कभी बैठे थे। उसने मंसूबा बनाया कि वो इस रकम से कोई खेत खरीद लेगा। बनिए ने तो अपनी दानिश्त में धोबी को धोखा दे दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना वो समझ रहा था। धोबी ने भी बदला लेने के लिए अपने दिमाग में एक मंसूबा सोच लिया था। घर पहुंचकर उसने गधे को उसकी जगह पर बांधा, उस पर लदे कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और फिर अपनी बीवी से कहने लगा, सुनो, मुझे अपने सोने के जेवरात दे दो। मैं उन्हें गिरवी रखकर सोनार से कुछ रकम लेना चाहता हूँ। उसकी बीवी ये बात सुनकर दंग रह गई और पूछने लगी, इतनी रकम की अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? धोबी ने कहा, मैं बनिए के घर के बाहर उगे हुए पीपल के दरख्त का साया खरीदना चाहता हूँ। मैं इस गर्मी में उसके नीचे आराम किया करूंगा। धोबी की बात सुनकर उसकी बीवी को अपने कानों पर यकीन न आया। वो सोचने लगी कि शायद उसके शोहर का दिमाग खराब हो गया है। क्या कभी किसी ने दरख्त का साया भी खरीदा है? क्या साया भी कोई जायदाद होती है? वो धोबी को समझाने की कोशिश करने लगी कि ये बेवकूफ़ी मत करो। इस तरह तुम इन जेवरात से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि दोबारा तुमसे ये साया कोई भी नहीं खरीदेगा और तुम्हारी रकम भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले में अटल था। उसने अपनी बीवी की कोई भी बात समझने की कोशिश न की। उसकी बीवी फिर से कहने लगी, मेरा तो मशवरा यह है कि तुम ये जेवरात बेचकर कोई खेत खरीद लो, उस पर फसल काश्त करो, जिसे बेचकर तुम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। धोबी कहने लगा, देखो, पहली बात तो यह है कि मैं धोबी हूँ, मुझे सिर्फ यही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बोना और फिर फसल काटना मेरे बस की बात नहीं। मैं 10 साल भी खेत में मेहनत करके उतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी 6 माह में इस साय से कमा लूंगा, और इसके बाद तुम्हारे जेवरात भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। धोबी की बीवी समझ गई कि उसका शौहर अपना इरादा बदलने वाला नहीं, इसलिए उसने मजीद बहस न की और चुपचाप अपनी जेवरात वाली पोटली अपने शौहर के हवाले कर दी। धोबी गांव के सोनार के पास पहुंचा और ये जेवरात उसके पास उधार रखकर सोने के 500 सिक्के उधार ले लिए। दूसरे दिन मुकर्ररा वक़्त पर वो सोने के सिक्कों की भरी हुई थैली लेकर मुआहिदे पर दस्तखत करने वो सरपंच के पास पहुंच गया। बनिया पहले ही वहां मौजूद था। गांव के और भी बहुत से लोग वहां मौजूद थे। वो इस अजीबो गरीब सौदे पर हैरान थे। गांव में हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि धोबी ने पीपल के दरख्त का साया बनिए से खरीद लिया है। बनिए ने मुआहिदा पहले ही तहरीर कर रखा था। उसमें तहरीर था कि बनिया पीपल के दरख्त का साया सोने के 500 सिक्कों के इवज धोबी को फरोख्त करता है। दोनों में से जो भी फरीक इस माहिदे को खत्म करने की कोशिश करेगा, वो दूसरे फरीक को जुर्माने के तौर पर सोने के 1000 सिक्के अदा करेगा। इस माहिदे पर बनिए ने दस्तखत कर दिए, लेकिन धोबी चूंकि अनपढ़ था, इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया। फिर सरपंच ने भी गवाह के तौर पर दस्तखत किए। वहां मौजूद सारे लोग इस माहिदे के गवाह बने और धोबी ने साये की कीमत बनिए के हवाले कर दी। वहां मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था कि बनिया बहुत चालाक है। उसने बेचारे सादा लो धोबी को लूट लिया है, क्योंकि आज तक किसी ने देखा ना सुना कि एक दरख्त का साया भी फरोख्त होता है। उस दिन के बाद से धोबी का ये मामूल बन गया कि वो दोपहर से लेकर शाम तक उस दरख्त के साये में चारपाई बिछाकर सोया रहता।
वो गधे की रस्सी भी अपनी चारपाई के साथ बांध लेता। ये गधा वक्त बेवक्त गला फाड़ कर रेंगना शुरू कर देता। कई दफा ऐसा हुआ कि इधर बनिया आराम करने के लिए लेटा या फिर अपने घर में अपने बीवी बच्चों से कोई अहम बात शुरू की, उधर गधे ने अपनी बेसुरी गजल शुरू कर दी। गधे का ये शोर शराबा बनिए के लिए बहुत दर्द सर था। सूरज की गर्दिश के साथ साथ जूं ही साया अपनी जगह तब्दील करता, धोबी भी अपनी चरपाई उसके साथ साथ घसीटता रहता। बाज़ औक़ात तो वह बनिए के घर की दीवार के बिल्कुल साथ जाकर बैठ जाता। बनिया अपने घर में भी कोई बात ऊंची करने से डरता था कि कहीं दीवार के साथ बैठा धोबी सुन ही न ले। उसके अलावा धोबी गांव के बच्चों और दूसरे लोगों को भी अपने पास बुला लेता और सब वहां बैठकर बातें और हंसी मजाक करते रहते। ये सारी सूरत हाल बनिए और उसके घर वालों के लिए बड़ी परेशान कुन थी। आखिर एक रोज तंग आकर बनिए ने धोबी से बात करने का फैसला कर लिया। वो धोबी से कहने लगा, लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जे का इरादा रखते हो। तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वाले सबकी वजह से हमारे काम और आराम में हलल पड़ता है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो सिर्फ साए के नीचे बैठता हूँ। जूं जूं सूरज मगरिब की तरफ जाता है, साया मशरिक को सिरक जाता है और फिर आपके घर की दीवार के साथ जा लगता है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। बनिया वक्ती तौर पर तो खामोश हो गया, ताहम उसका दिल बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़वाए। मगर फिर एक दिन उसकी जान छूट ही गई। अचानक ही एक दिन धोबी गायब हो गया। वो कई दिन तक गांव में भी किसी को नजर न आया। वो कहीं मौजूद न था। उसकी बीवी को भी इल्म न था कि वो कहाँ गया है। जब काफी दिन तक धोबी नजर न आया तो बनिए को हैरत हुई। अगरचे जाहिरी तौर पर उसने लोगों के सामने अपनी तशवीश का इजहार किया, मगर दिल ही दिल में खुश भी था कि चलो इस मुसीबत से जान छूटी। मगर जैसे बुरा वक्त आते पता नहीं चलता, इसी तरह बनिया जब एक दिन अपनी दुकान बंद करके दोपहर का खाना खाने घर आ रहा था तो ये देखकर दक से रह गया कि धोबी एक बार फिर पहले की तरह अपनी चरपाई दरख्त के नीचे बिछाए उस पर मौजूद था। उसके आसपास काफी लोग मौजूद थे। जब बनिया करीब पहुंचा तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, दो कुत्ते और भैंसें भी थीं। गधा तो पहले से ही उसके पास मौजूद था। सबकी आवाजें मिलकर अजीब शोर शराबा कर रही थीं। बनिए ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है धोबी? धोबी ये सुनकर कहने लगा, ये तमाशा नहीं जनाब, मेरे मवेशी हैं। क्योंकि इनको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं, इसलिए ये अब इसी पीपल के साए में रहेंगे। ये बात सुनकर बनिया तो गुस्से से पागल ही हो गया। वो तो पहले ही अकेले धोबी से तंग था और अब तो वो ये मवेशी भी अपने साथ ले आया था। बनिया चीख कर कहने लगा, तुम इन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ साया बेचा है, जमीन नहीं। धोबी ये सुनकर कहने लगा, आप बिल्कुल सच कहते हैं, मैं सिर्फ साया ही इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कोई एतराज है तो आप अपनी जमीन कहीं और ले जा सकते हैं। धोबी के ये अल्फाज सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बनिया भी सिटपटा गया। वो तो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, मगर ये धोबी तो उसके काबू ही नहीं आ रहा था। वो झिंझला कर बोला, मेरी जमीन यहीं रहेगी, तुम अपना साया कहीं और ले जाओ। बनिए की बात सुनकर धोबी ने एक और कहका लगाया और बोला, ठीक है, लेकिन फिर मैं पीपल का दरख्त भी साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये साया इसी दरख्त का है। धोबी की बात सुनकर बनिया और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो अपने बाप दादा के लगाए हुए दरख्त को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था? उसने अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मशवरा किया और फिर फैसला किया कि धोबी के साथ साए की फरोख्त का मायदा तोड़ दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माने की रकम अदा करने के सिवा और कोई चारा न था। दूसरे ही दिन परेशान बनिए ने धोबी के साथ अपना मायदा खत्म किया और जुर्माने के तौर पर सोने के 1000 सिक्के उसके हवाले करके उसे अपनी जान छुड़वाई। धोबी खुश हो गया। उसे अपनी रकम दुगनी होकर वापस मिल गई थी। इस रकम से उसने गिरवी रखे हुए जेवरात सोनार से वापस लेकर अपनी बीवी को लौटा दिए। उसकी बीवी भी खुश हो गई।
اب دھوبی بنیے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ روشنی، بارش، دھوپ، چھاؤں سب خدا کے تحفے ہیں۔ یہ بڑے انمول ہیں، ان پر کبھی بھی قبضہ نہیں جمانا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ مل کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بنیے کو بھی اب یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے اس دن کے بعد سے اس نے کسی کو بھی پیپل کے درخت کے سائے میں بیٹھنے سے منع نہ کیا۔